हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटी का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और इसका 3 सब टॉपिक जो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, प्रिजन रिफॉर्म और डेथ पेनल्टी। तो चलिए समझते हैं ये तीनों टॉपिक। देखिए, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं और रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसे कहा जाता है, जो कि आपका जो लीगल कोड है, जो लीगल लॉज है उसको इन्फोर्स करने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं उसे ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, डिलीवरी एंड फ्री एंड फेयर ट्रायल, मतलब कि क्राइम प्रिवेंशन, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, जो भी वीकर सेक्शन है उसका प्रोटेक्शन, जस्टिस डिलीवरी एफिशिएंट और साथ में फ्री एंड फेयर ट्रायल। उसी तरह इसके कंपोनेंट्स हो गए आपके लीगल फ्रेमवर्क, इन्फोर्समेंट, प्रोसिक्यूटर, एजुडिकेशन, करेक्शन। यानी कि इसमें सिर्फ आपका जो कोर्ट है वो नहीं, बल्कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो इन्फोर्समेंट टीम है, चाहे वो पुलिस हो या जो लैब्स इन्वॉल्व होते हैं कि क्रिमिनल रिलेटेड, तो ये सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे मिलके आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाते हैं। इसमें है कि जो अप्रोचेस हैं, ठीक है, उसमें पहला है डिटरेंस, मतलब कि पहले ही एक डर पैदा करो ताकि आदमी कोई क्राइम ना करे। जैसे कि डेथ पेनल्टी, आदमी को डर लगता है कि हमें अगर हम कुछ वैसा गुनाह कर देंगे तो हो सकता है हमें ही डेथ पेनल्टी की सज़ा हो जाए। दूसरा रिट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसके बदले आपको सज़ा होगी। तीसरा है इनकैपेसिटेशन, जैसे लाइक हाउस अरेस्ट, मतलब कि आदमी को एक तरह से आप उसको डिसेबल बना देते हो ताकि वो उनकी उसकी जो एक्टिविटी है वो लिमिट हो जाए, जैसे कि हाउस अरेस्ट हो गया। फिर रिहेबिलिटेशन, फिर रिपेरिएशन, जैसे कि कंपेंसेशन, मतलब अगर आपने कहीं पे कुछ आपका कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो हो सकता है आपको कंपेंसेशन पे ही छोड़ दिया जाए। इसमें चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स क्या है अगर वो देखें, तो पहला चैलेंज तो यही है कि हमारा जो भी लॉज है उस वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल टाइम के हैं, उसमें रिफॉर्म नहीं किया गया, तो वो एक कॉलोनियल हैंगओवर देखा जाता है। दूसरा है कि लो सक्सेस रेट इन एक्सट्रेडिशन, मतलब कि अगर हम बाहर से अगर किसी क्रिमिनल को, ठीक है, जैसे नीरव मोदी ही हो गए या किंगफिशर के जो ओनर हैं वो हो गए, तो देखा गया है कि इनको हम लोग ये लोग कसूरवार तो हैं लेकिन इनको वापस हम इंडिया नहीं ला पा रहे हैं फॉर द पनिशमेंट। वो बाहर किसी न किसी कंट्री में है कि कोई ना कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं और इंडिया जो है वो फेल हो रही है उनको वापस इंडिया लाने में। तीसरा है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मतलब कि पुलिस में देखिए, एक तो पुलिस में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, ठीक है, उनका जो वर्कलोड है वो बहुत हाई है, ऊपर से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण भी उनको प्रॉब्लम होता है। फिर अकाउंटेबिलिटी की कमी है पुलिस में ही, अगर आप देख लो तो कई सारे करप्शन के केसेस हैं, कई सारे वो जो पीपल और पुलिस का जो इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। फिर जो इन जनरल प्रॉब्लम होता है, जैसे बर्डन बहुत ज़्यादा है, स्टाफ नहीं है, रिसोर्स नहीं है। फिर प्रोसिक्यूटर और विटनेस का, मतलब कि केसेस कई बार इतने लंबे होते हैं कि जो विटनेस है वो अपना जो बयान है वही बदल जाता है, या कई बार तो विटनेस ही नहीं रहता दुनिया में। तो इतने लंबे केसेस होते हैं। साथ में पेंडेंसी, मतलब कि आपको पता है करोड़ों केस अभी भी पेंडिंग है कोर्ट में, तो इस रेट पे जो ईज़ ऑफ जस्टिस है वो नहीं है हम लोग के देश में। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस रेट से जजेस का रिक्रूटमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण जुडिशल वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो प्रिजन्स हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हैं और इसके कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। फिर अंडर स्टाफ्ड, अंडर फंडेड, और जब कोविड आया तो ओवर क्राउड होने के कारण और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स देखे गए। हमारे जो जितने भी प्रिजन्स हैं वो तो ओवर क्राउडेड हैं ही, उनका जो हालत है वो बहुत ख़राब है। अगर स्टेप्स देखा जाए तो कि क्या क्या स्टेप्स लिया है गवर्नमेंट ने, तो वो है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। फिर ऑटोनॉमी जो है पुलिस की वो बढ़ाने की बात है कि ताकि पुलिस पे जो बर्डन है और उसकी जो एक्शन की कैपेबिलिटी है वो बढ़ाया जाए, बर्डन कम किया जाए। सीसीटीवी इंस्टॉल किया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या नए नए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं आईटी रिवॉल्यूशन के बाद उसको यूज़ किया जा रहा है।
फिर विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, ताकि जो भी विटनेस है, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड रहे। फिर जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना, डिजिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ओपन प्रिजन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, जो प्रिजनर है वो बाहर जाके काम कर सकता है, ठीक है, सीख सकता है, स्किल भी एक्वायर कर सकता है, और फिर वापस उसे प्रिजन आना पड़ता है। तो ये एक तरह से ओपन प्रिजन सिस्टम कॉन्सेप्ट जो है, एक तरह से जो प्रिजनर है उसको इम्प्रूव होने का चांस देता है, ठीक है। वो उसको सज़ा तो मिल ही रही है, साथ में ही बिकम्स अ बेटर पर्सन। फिर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इनमेट्स, ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। वे फॉरवर्ड में वही होगा कि लीगल फ्रेमवर्क को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हमें लेजिस्लेटिव रिफॉर्म चाहिए इन पुलिस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। हमें पुलिस ऐसी चाहिए जो कि जिसके पास रिसोर्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज़ कर पाए। साथ में ये कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मलीमात कमेटी। ये जब भी आपका पुलिस रिलेटेड या क्रिमिनल जस्टिस रिलेटेड रिफॉर्म्स की बात हो तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो। साथ में फिर ऑल इंडिया प्रिजन सर्विस, प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर प्री हियरिंग कैटेगराइजेशन ऑफ केसेस, फास्टर जजेस ओरिएंटेशन, ये आप समझ सकते हो कि ये वे फॉरवर्ड में आपके आ जाता है। फिर है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट। जो देखिए जो क्रिमिनल लॉज हैं, ठीक है, उसमें चेंजेस का क्यों ज़रूरत है। आपको पहले बात तो ये समझना पड़ेगा, जो भी लॉज हैं वो कॉलोनियल टाइम से बहुत सारे लॉज हैं, उसमें चेंजेस क्यों चाहिए। तो पहला तो है कि जिस तरह से हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, उसके रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रहे हैं, उसके वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं, तो उसी अनुसार हमारे लॉज को भी चेंज होना चाहिए, मतलब कि जो सोसाइटी के अनुसार अपडेट करने की ज़रूरत है। दूसरा है कि हमारा जो लॉ है बहुत कम्बरसम, वेग और कॉम्प्लेक्स है, बल्कि उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दे तो ईज़ ऑफ जस्टिस हो जाएगा, आम आदमी भी समझ जाएगा कि अच्छा ये लॉ है उसके लिए। तीसरा है कि टू एंश्योर दैट द स्टेट डज नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ इट्स पोजीशन एज ए प्रोसिक्यूटर। देखिए आपको आप जानते होंगे कि बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट खुद एक पार्टी है, ठीक है, और कई बार होता है कि गवर्नमेंट अपने पोजीशन का फ़ायदा उठाती है, इसको रोकने के लिए भी। साथ में फिर एम्बिग्विटी और वेगनेस, मतलब सिंप्लीफाई करना। और नए नए जो क्राइम्स आ रहे हैं, अब जैसे साइबर क्राइम हो गया, ये नया डोमेन है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके साथ नए क्राइम्स आ रहे हैं, तो उसको भी आपको इसलिए भी अपने क्रिमिनल लॉज को अमेंड करके उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा। मेजर चेंजेस जो हैं जिसका डिमांड भी आता है, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप, मतलब कि अभी तक रेप तो क्रिमिनलाइज्ड है लेकिन मैरिटल रेप नहीं है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर जेंडर न्यूट्रलिटी, मतलब कि हमारा जो लॉ है कहीं ना कहीं उसमें पैट्रियार्की का भी आपको मिरर दिखेगा, ठीक है। बल्कि हमें जब इतना हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया आगे बढ़ रही है, तो हमारे लॉज को भी जेंडर न्यूट्रल होने की ज़रूरत है उसके डेफिनेशन में। जैसे कि सेक्सुअल ऑफेंसेस हो गए, तो या जो फीमेल रिलेटेड जो भी क्राइम्स हैं उसमें, तो एक जेंडर न्यूट्रलिटी की ज़रूरत है। कि कई बार तो ऐसा देखा गया है कि मेल के साथ भी बुरा होता है, फीमेल के साथ तो मतलब हो ही रहा है, तो कई सारे लॉज में मेल के लिए भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल के लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मेल के लिए भी ज़रूरत है। तो ये जो लॉज हैं इसे हमें ऐसे अपडेट करने की ज़रूरत हो ताकि किसी के ऊपर भी कोई क्राइम हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, उसको हम डील कर पाएँ, तो इसलिए भी अपडेट करने की ज़रूरत है। साथ में जो लैंग्वेज है ऑफ, जैसे कि सेडिशन का जो लॉ हो गया, इसमें भी क्योंकि सेडिशन के नाम पे कई बार देखा गया है कि जो पावर है उसका मिसयूज़ होता है। जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है वो जो अपोजिशन को सप्रेस करने के लिए उसको यूज़ करती है या मीडिया के अगेंस्ट यूज़ करती है, तो ये जो वेगनेस है उसको हटाने के लिए। फिर जो कस्टोडियल टॉर्चर और डेथ, देखिए हम रिसेंटली भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें पुलिस ने कस्टोडियल डेथ या फिर ये कह दिया कि जो प्रिजनर है वो भाग रहा था इसलिए उसको मार दिया गया, और टॉर्चर के केसेस देखे गए हैं। तो ये जो लूप होल्स हैं हमारे लॉ में, उसको रिमूव करने के लिए भी हमें टफ लॉ की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड में वही होगा कि हमें चेक करने की ज़रूरत है लॉ रेलिवेंस और इन्फोर्सेबिलिटी। देखिए जो लॉ आउटडेटेड हो गया उसको रिमूव करने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी कि हमें अपडेट करने की ज़रूरत है जो एग्जिस्टिंग लॉ है। और तीसरा, हमें नए लॉ बनाने की ज़रूरत है जो नए चेंजेस हो रहे हैं, जैसे साइबर लॉ। फिर जैसे मैंने कहा, न्यू फॉर्म ऑफ क्राइम्स को अपडेट
करना, फिर अपडेट करना एक्ट। मतलब मलीमात कमेटी ने भी कहा था कि जो रिफॉर्म्स है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वो चाहिए। हमारा जो इंडियन पुलिस एक्ट है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गया है। फिर लॉ कमीशन जो है, लॉ कमीशन जो लीगल रिलेटेड क्वेश्चंस आता है उसमें आप इसको रेफ़र कर सकते हो, लॉ कमीशन अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन करके, कि कुछ रिकमेंडेशन ये लोग देते रहते हैं लॉ कमीशन, जैसे कि टेकिंग डीएनए एज द मटेरियल ऑफ एविडेंस, फिर इंसर्टिंग सेक्शन 53A फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस। और लॉ कमीशन बहुत सारे रिफॉर्म्स के बारे में बात करती है इन जनरल हमारे लीगल सिस्टम में। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक ओवरऑल कवर कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिजन रिफॉर्म। इसमें पहला आप डाटा जो है वो देखते हैं। पहला है कि ओवर क्राउडिंग। हमारे देश में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है। मतलब 4 लाख इनमेट है, 1300 मतलब 1306 फैसिलिटीज़ में, जबकि जो स्ट्रेंथ है इनका 4.1 लाख का ही है। तो ये ओवर क्राउडिंग हुआ। उसके बाद कस्टोडियल वायलेंस, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे केसेस देखे गए रिसेंटली भी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो ब्यूरो है उसके अनुसार 1888 कस्टोडियल डेथ्स जो है वो रिपोर्ट किए गए थे, और 893 केसेस जो है उसमें से पुलिस पर्सनल के अगेंस्ट थे। 358 जो है वो पर्सनली चार्ज सीट थे। फिर तीसरे अंडर ट्रायल। मतलब कि कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो प्रिजन में हैं जबकि उनके ऊपर गुनाह सिद्ध नहीं हुआ है, तब भी वो जेल में है। तो ये बहुत बड़ी, आप एक तरह से उसको कसूरवार मान रहे हो, उसको जेल में रख रहे हो, बल्कि जो फैक्ट है वो ये है कि यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी। तो हो सकता है वो इनोसेंट हो और तब भी आप उसको जेल में रखे हो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में। और साथ में जो 4.7 करोड़ केसेस हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं हमारे जुडिशरी में, और ये लाइफ टाइम लग जाता है कई बार इनको कंप्लीट करने में। तो प्रिजन रिफॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिजन है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट उस पर लॉज बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बात आ जाता है। अगर हम बात करें प्रिजन रिफॉर्म का क्यों ज़रूरत है, तो भाई ऑलरेडी ओवर क्राउडिंग हो चुका है प्रिजन में। हमें तो अगर हम रिफॉर्म ना करें तो अब वो किस लेवल पे चला जाएगा। मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया गया और प्रिजनर्स का नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, तो सोचो क्या हाल होगा। दूसरा कि जो अंडर ट्रायल्स और जो ऑलरेडी प्रूवन गिल्टी है उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। तो जब आप किसी इनोसेंट को किसी गिल्ट वाले इंसान के साथ रख रहे हो तो क्या असर पड़ेगा। अगर कोई इंसान टोटली गिल्ट वो उसको फंसाया गया है, ठीक है, और आप उसको जेल में रख रहे हो, और वो भी ऐसे लोगों के साथ जो कि ऑलरेडी गिल्टी है, वो ऑलरेडी सजा भुगत रहे हैं। तीसरा है कि कस्टोडियल वायलेंस। मतलब पुलिस, कई बार क्या होता है कि ऐसा पुलिस पे लगाया जाता है इल्ज़ाम कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए वो कई बार कस्टोडियल डेथ्स, टॉर्चर को यूज़ करते हैं। फिर हेल्थ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अभी कोविड के समय भी देखा गया। उसके बाद सोचिए अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसके हेल्थ का कैसे ध्यान में रखा जाएगा जेल में। तो ये सारे बहुत ज़्यादा प्रिजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। इम्प्रिजनमेंट और पॉवर्टी आपको समझना पड़ेगा। जो गरीब हैं वो हर जगह ज़्यादा भुगतते हैं, और जेल में भी वो वही हैं जो ज़्यादा भुगत रहे हैं। उसके बाद स्टाफ की कमी, फिर जो लो पावर, मतलब कि जो वुमेन प्रिजनर्स हैं उनके पास पावर नहीं है, ठीक है, वो ऑलरेडी एक वो वल्नरेबल सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनके पास बाथरूम नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, और साथ में अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनके लिए रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है अगर आप प्रिजन में देखो तो। उसके बाद डेट्रीमेंटल सोशल इम्पैक्ट, मतलब कि कोई इंसान अगर वो गिल्टी नहीं भी और वो जेल में है तो उसके फैमिली का सोचो, उसके फैमिली पे कैसा साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा। तो पूरा जो एक फैमिली का स्ट्रक्चर है, वो रिलेशनशिप है, वो इम्पैक्ट करता है। ऐसे ही हमारे जो फैमिली बॉन्डिंग है वो बहुत वीक होते जा रही है, और प्रिजनर्स के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है, और ऐसे लोगों के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है जिनको फंसाया गया है। फिर कोविड-19 में अलग इम्पैक्ट देखा गया, क्योंकि अनहाइजीनिक माना जाता है प्रिजन स्पेस को, और ज़्यादा जगह भी नहीं होता है। तो आप कैसे लोगों को सेपरेट करोगे, एक दूसरे से डिस्टेंस कैसे मेंटेन होगा। तो वे फॉरवर्ड में वही है कि ओपन प्रिजन को हम यूज़ कर सकते हैं। पैरोल और फरलॉग का जो सिस्टम है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो कोर्ट्स में केस के बाय मतलब डेज आफ्टर डेज केसेस चलते रहते हैं, उस पर उसको कंट्रोल करना होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के थ्रू। और साथ में जो इंटरनेशनल रूल्स और स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि यूएस स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स,
फिर यूएस रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन प्रिजनर्स, जो कि आपका बैंकॉक रूल्स हुआ एक तो, और दूसरा नेल्सन मंडेला रूल हुआ। ये आपको याद रहना चाहिए, जो कि आपका वैल्यू एडिशन करेगा। ठीक है। उसी में आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रिजन प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, जो आप देख सकते हो, जो कि डील करता है विद सिक्योरिटी ऑफ जेल रिफॉर्मेशन रिहेबिलिटेशन, जो भी गैप्स है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये गवर्नमेंट की तरफ का ये स्टेप है। तो जो बाकी कुछ वे फॉरवर्ड में स्टेप्स हैं वो है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। टेक्नोलॉजी यूज़ करना आप हर आंसर में अपना लिख सकते हो। फिर नेशनल कमीशन प्रिजन इस्टेब्लिश होना चाहिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, जो हेल्थ केयर नीड्स है प्रिजनर्स का उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि जो प्रिजनर्स हैं उनको रिक्वायर्ड एजुकेशन, वोकेशनल और स्किलिंग फैसिलिटी प्रिजन में ही दे दिया जाए, ताकि वो जो अपना समय है उसको बेटर यूज़ कर पाए, इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट एज अ हार्ड कोर क्रिमिनल, वो एक रिफॉर्म्ड पर्सन की तरह बाहर आए। तो इस तरह से हमने ये पूरा आंसर देख लिया। नेक्स्ट जो है आपका डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी देखिए मतलब कैपिटल पनिशमेंट जिसको आप कहते हो, इसमें बात है कि कितना ये सही है कितना गलत है। अगर लीगली देखें जो केसेस हुए हैं, बच्चन सिंह में कहा गया था कि ये जो है सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही देना चाहिए। उसी तरह मच्छी सिंह है स्टेट ऑफ पंजाब का, इसमें कहा गया था कि आइडेंटिफाई द मैनर इन विच द क्राइम वाज कमिटेड, मोटिव, द एंटी सोशल नेचर, मैग्नीट्यूड एंड द पर्सनैलिटी। तो ऑफकोर्स कैपिटल पनिशमेंट ऐसा नहीं है जो कि आप वेगली दे सकते हो, बहुत रेयरेस्ट और रेयर केस में ही यूज़ होना चाहिए। इसमें दोनों पॉइंट्स हैं, कुछ अपोजिशन में है कुछ सपोर्ट में है। अगर हम इंडिया में देखें तो मतलब कि जो इन जनरल अगर आर्ग्यूमेंट होगा इन सपोर्ट ऑफ डेथ पेनल्टी, वो तो पहला तो यही है कि ये डिटरेंस क्रिएट करता है। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे थ्रेट्स हैं, वो चाहे नक्सलिज्म हो, टेररिज्म हो, इंसर्जेंसी हो, या फिर जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें एक डेथ पेनल्टी कहीं ना कहीं डिटरेंस की तरह काम करता है जो टेररिस्ट है उनके लिए। दूसरा कि रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब कि कोई इंसान अगर बहुत सारे लोगों को मार चुका है तो उससे कहाँ तक हक है जिंदा रहने का, उसे कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये एक तरह का रेट्रीब्यूटिव जस्टिस है। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब कि जिस लेवल पे जिस प्रोपोर्शन में आपने क्राइम किया है उसी प्रोपोर्शन में आपको सज़ा भी होनी चाहिए, उसी में आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तीसरा विल ऑफ द सिटीजन। 2012 में एक सर्वे कहा गया था जिसमें 70% इंडियंस, जो हमारा जो परसेप्शन है वो भी इम्पैक्ट करता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और आपको ये बात हैरानी होगी जान के कि 70% जो इंडियंस हैं वो फेवर करते हैं कैपिटल पनिशमेंट। फिर नेक्स्ट है कि जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं इंसेंटिव होता है, मतलब कि अगर ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जो रिकरिंग क्राइम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हाइनस क्राइम कर रहे हैं, उनको अगर कैपिटल पनिशमेंट के थ्रू रोका जा रहा है तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये हेल्प कर रहा है। लेकिन बात है अगर आप दूसरा एंगल देखो तो इसका एथिकल इशू आ जाता है, ये आपका एथिक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों नहीं देना चाहिए डेथ पेनल्टी। तो देखो पहला तो कोई प्रूफ नहीं है कि डेथ पेनल्टी ही एक डिटरेंट है, बाकी भी जो क्राइम जो पनिशमेंट है वो भी डिटरेंस की तरह काम कर सकता है। दूसरा कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ रेट्रीब्यूशन, मतलब कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी हैं, हम एक सभ्य सोसाइटी, और इसमें डेथ पेनल्टी मतलब कि जिस आदमी ने मर्डर किया उसका भी मर्डर हो जाए, इट्स लाइक एन आई फॉर एन आई, जो गांडियन प्रिंसिपल है ये उसके अगेंस्ट है। तीसरा है कि मॉरलिटी ऑफ ह्यूमन डेथ पेनल्टी, मतलब इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट टू लाइफ। चौथा है कि सपोर्टिंग डेथ पेनल्टी ऑन ग्राउंड, मतलब कि आप कहीं ना कहीं आपका जो ये सपोर्ट है डेथ पेनल्टी में ये बहुत ज़्यादा वरीसम है, क्योंकि ये एक गलत ट्रेंड सेट करता है, वायलेंस को ज़्यादा दिखा रहा है, जबकि हम लोग एक गांडियन प्रिंसिपल फॉलो करने वाले देश में है, तो डेथ पेनल्टी कहीं ना कहीं गलत लगती है उस एंगल से भी। पांचवा है कि रिस्टोरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस जो है वो साइडलाइन हो जाता है, कि एक आदमी को हम रिफॉर्म करके प्रिजन से निकालना चाहते हैं, तो उस एंगल में डेथ पेनल्टी गलत है। बाकी जो इश्यूज़ हैं जैसे कि लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, मतलब कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये सही होता है ओवरऑल सोसाइटी के लिए। दूसरा कि प्रोसीजरल फेयरनेस, देखिए जो गरीब हैं या जो वल्नरेबल हैं वो भी इस सेक्शन में ज़्यादा सफ़र करता है। जो रिच है हो सकता है वो किसी तरह बच जाए डेथ पेनल्टी से, लेकिन जो गरीब है वो नहीं बच पाएगा।
तीसरा है कि लैक ऑफ इंटेग्रिटी, मतलब कि कई बार मीडिया का प्रेशर रहता है, मतलब कि आजकल का जिस तरह का सोशल मीडिया और जो मीडिया का जिस तरह से रोल हो गया, उसमें कहीं ना कहीं एक मीडिया का प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है ताकि किसी इंसान को डेथ पेनल्टी मिल जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर, नॉट बिकॉज दैट ही डिजर्व्स इट। फिर एडवर्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विद स्ट्रक्चरल सिस्टमेटिक इशू जैसे कि लैक ऑफ रिसोर्स। फिर डिलेज बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, आप अंडर ट्रायल में किसी इंसान को रख रहे हो और वो सोचा है उसे कैपिटल पनिशमेंट होगा, तो वो सोचो उसका मेंटल और साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या होगा। हर बार जब वो कोर्ट जाएगा उसको लगेगा कि यार अब तो डेथ पेनल्टी मिलने वाला है और ये आखिरी दिन है कुछ, और फिर उसको नया डेट मिलेगा, फिर वो वापस उस ट्रॉमा से गुजरेगा। तो ये जो डिले का जो ट्रॉमा है वो एक अलग लेवल का ट्रॉमा है। जो आर्टिकल 21 जो है वो कहती है कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ लिबर्टी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, तो उसके भी अगेंस्ट है। जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जैसे कि डेथ पेनल्टी जो है वो इरिवर्सिबल नेचर है कि है, इसलिए यूएन भी जो है उसको अपोज करता है, उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो बहुत और इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखोगे तो मोस्टली कंट्रीज, कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, 108 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अबॉलिश कर दिया है डेथ पेनल्टीज़। 8 कंट्रीज़ जो है जो हैव अबॉलिश डेथ पेनल्टी फॉर ऑर्डिनरी क्राइम्स। तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ भी समझ रही है, तो हो सकता है इंडिया को भी इस बारे में सोचना पड़े। उसी में फिर मर्सी पटिशन जो है वो एक तरह से लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिजॉर्ट है। मर्सी पटिशन जो एक ह्यूमन टच ऐड करता है और इट कैन हेल्प इन सेविंग इनोसेंट पर्सन, मतलब कि ये बेसिकली ऐसे क्लाउजेज हैं इस जो कि सेफ गार्ड्स की तरह काम करता है कि किसी इनोसेंट पर्सन को सज़ा ना हो जाए। लेकिन इशूज़ क्या है? पहला तो है कि इस वक्त का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। तो फिर आप वे फॉरवर्ड में इन जनरल डेथ पेनल्टी के लिए कहोगे कि ये पहली चीज़ तो जो जुडिशल प्रोसेस है उसको हमें और ज़्यादा रिस्टोरेटिव और रिहेबिलिटेटिव बनाना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग फॉर डेथ पेनल्टी। साथ में कंपेलिंग, मतलब रेयरेस्ट और रेयर केस में ही इसको यूज़ करना चाहिए, नॉर्मली यूज़ नहीं करना चाहिए। और साथ में जो मर्सी पेटिशन है उसको फाइनल बुलवर्क की तरह यूज़ करना चाहिए अगेंस्ट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो इस तरह से हमने ये पूरा टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।